सोचिए, आप एक ऐसी संकरी और गहरी खाई में फंसे हुए हैं जहां सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच पाती। आपका एक हाथ एक भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ है और आप जितनी भी जोर से चीख लें, आपकी आवाज सुनने वाला मीलों दूर तक कोई नहीं है। अब आपके पास न कोई रास्ता है, न कोई उम्मीद, और जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, खुद अपना हाथ काट देना। एरन के लिए यह कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक सच्चाई थी, जिसने उसे एक जिंदा कब्र में कैद कर दिया था। ये कहानी है फिल्म 127 आवर्स की। कहानी शुरू होती है एरन से। एरन एक ऐसा इंसान है जिसे एडवेंचर से बेहद प्यार है। ऊंचे पहाड़, खतरनाक रास्ते और अकेले सफर करना पसंद है। वो उन जगहों पर जाना पसंद करता है जहां आम लोग जाने से डरते हैं। लेकिन यही उसकी सबसे खराब आदत भी है, वो कभी किसी को नहीं बताता कि वो कहाँ जा रहा है। इस बार भी वो बिना किसी को बताए एक सुनसान कैनियन की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसके फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। स्क्रीन पर मॉम लिखा हुआ दिखाई देता है। वो एक पल के लिए फोन की तरफ देखता है, लेकिन फिर कॉल को इग्नोर कर देता है। उसे लगता है बाद में बात कर लेगा। उसे नहीं पता था कि यही एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। आगे बढ़ते हुए उसे 2 लड़कियां दिखाई देती हैं, जो इस वीरान इलाके में अपना रास्ता खो चुकी हैं। एरन उनकी मदद करता है और धीरे धीरे तीनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में अजनबी लोग दोस्त बन जाते हैं। हंसी मजाक, हल्की बातचीत और कुछ पल का साथ। उस सुनसान जगह पर भी एक अजीब सा कंफर्ट महसूस होने लगता है। एरन उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पहाड़ों के बीच छिपा हुआ एक साफ पानी का पूल, जहां पहुंचकर तीनों काफी खुश हो जाते हैं। वे पानी में कूदते हैं, मस्ती करते हैं, हंसते हैं और कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बिल्कुल ठीक है। जब वो वहाँ से निकलने लगते हैं तो एरन उनसे पूछता है कि क्या हम फिर कभी मिलेंगे। तब उनमें से एक लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि आज रात उनके घर पर पार्टी है, अगर वो चाहे तो वो आ सकता है। एक पल के लिए एरन सोच में पड़ जाता है। एक तरफ लोग, म्यूजिक, नॉर्मल लाइफ, और दूसरी तरफ उसका अकेला सफर। और आखिरकार वो अकेले आगे बढ़ने का फैसला करता है। तीनों एक आखिरी फोटो लेते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। लड़कियां अपने रास्ते चली जाती हैं और एरन अपने। अब एरन पूरी तरह अकेला है। वो एक बेहद संकरी चट्टान के बीच से नीचे उतर रहा होता है। हर कदम बहुत सावधानी से रख रहा है, क्योंकि उसे पता है यहाँ एक छोटी सी गलती भी खतरनाक हो सकती है। और फिर वो एक पत्थर का सहारा लेता है, लेकिन वो पत्थर ढीला होता है। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। वो पत्थर सीधे उसके हाथ पर आ गिरता है और उसका दाहिना हाथ 2 चट्टानों के बीच उस पत्थर के नीचे बुरी तरह फंस जाता है। यह सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता। 1 सेकंड के लिए उसका दिल रुक जाता है। एरन तुरंत खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो पूरी ताकत लगाता है, पत्थर को धक्का देता है, अपने हाथ को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर जरा भी नहीं हिलता। वो जोर जोर से चिल्लाता है, हेल्प, कोई है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज। वो फंस चुका है। वो अपने बैग को खोलता है और जो भी सामान है बाहर निकालता है। थोड़ा सा खाना, पानी और एक छोटा सा चाकू। वो चाकू से पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर बहुत सख्त है। कोशिश करते करते चाकू उसके हाथ से फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है, जहां उसका हाथ पहुंच नहीं सकता। वो किसी तरह अपने पैरों की मदद से धीरे धीरे उस चाकू को अपनी तरफ खींचता है और वापस हाथ में ले आता है। वह बार बार अपने हाथ को खींचता है, पत्थर को धक्का देता है, शरीर का पूरा वजन लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगती हैं, हाथ में दर्द बढ़ने लगता है। कुछ देर लगातार कोशिश करने के बाद वह थक कर बैठ जाता है। अब पहली बार उसके मन में डर आता है। वह अपने बैग को दोबारा चेक करता है। उसके पास थोड़ा सा खाना और बहुत कम पानी होता है। वह समझ जाता है कि अब उसे बहुत संभल कर इस्तेमाल करना होगा। धीरे धीरे शाम होने लगती है। अब उसे वहाँ फंसे कई घंटे हो चुके हैं। दिन की गर्मी के बाद रात की ठंड बढ़ने लगती है। उसके शरीर में दर्द है, थकान है, लेकिन नींद नहीं। रात किसी तरह गुजरती है। अगली सुबह उसे फंसे हुए लगभग 1 दिन हो चुका है। अब उसकी हालत बिगड़ने लगी है और पानी की बोतल पहले से हल्की लगने लगी है। वह बहुत थोड़ा थोड़ा पानी पीता है
हर घूंट बचाकर, क्योंकि उसे नहीं पता कि मदद कब आएगी। उसे यह भी नहीं पता कि कोई उसे ढूंढ भी रहा है या नहीं। यहीं पर उसे अपनी सबसे बड़ी गलती पर पछतावा होता है। वह बिना किसी को बताए यहाँ आया था। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगती है। वो अकेलेपन से टूटने लगता है। उसे अपने घर की याद आती है, अपने दोस्तों की याद आती है और वो बार बार उस पल को याद करता है जब उसने अपनी माँ का कॉल नहीं उठाया था। उसे वो पार्टी भी याद आती है जहाँ वो जा सकता था, जहाँ लोग होते, रोशनी होती, जिंदगी होती, और यहाँ सिर्फ सन्नाटा है। ऐसे दूसरा दिन भी खत्म हो जाता है। तीसरा दिन, और अब हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके पास जो थोड़ा बहुत पानी था अब खत्म होने के करीब है। वो हर घूंट बहुत सोचकर पीता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। गला सूख चुका है, होंठ फटने लगे हैं और शरीर में कमजोरी साफ महसूस होने लगी है। अब उसे एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। वो अपनी बोतल उठाता है और उसमें अपना ही यूरिन भर लेता है। कुछ सेकंड तक वो उसे देखता रहता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। धीरे धीरे वो उसे पी लेता है और अब अकेलापन उस पर भारी पड़ने लगता है। वो आसपास की छोटी छोटी चीजों को देखने लगता है, कभी किसी कीड़े को, कभी चट्टानों की दरारों को, जैसे वो खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन दिमाग अब शांत नहीं है। वो बार बार अपने आप से बात करने लगता है, कभी धीरे धीरे कुछ बोलता है, कभी अचानक चुप हो जाता है। अकेलेपन का असर अब साफ दिखने लगता है। इसी बीच उसके दिमाग में फिर वही ख्याल आता है। वो अपने हाथ की तरफ देखता है जो अब सूज चुका है और रंग भी बदलने लगा है। वो चाकू उठाता है धीरे धीरे और अपने हाथ को ऊपर से कपड़े से कसकर बांधता है, ताकि अगर खून निकले तो थोड़ा कम बहे। वो हिम्मत जुटाता है और चाकू अपनी स्किन पर लगाता है, लेकिन जैसे ही वो काटने की कोशिश करता है उसे एहसास होता है कि चाकू की धार खत्म हो चुकी है। वो पूरी ताकत लगाता है, लेकिन चाकू स्किन को ठीक से काट ही नहीं पाता। कुछ सेकंड की कोशिश के बाद वो रुक जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो समझ जाता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा। वो चाकू को एक तरफ रख देता है और कुछ देर तक चुप बैठा रहता है। तीसरा दिन खत्म होने लगता है और उसी समय आसमान का मौसम बदलता है। अचानक काले बादल छा जाते हैं और थोड़ी देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, फिर वो जल्दी जल्दी अपनी बोतल आगे करता है बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए। कुछ ही मिनटों में उसकी बोतल फिर से भर जाती है। उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि बारिश का पानी धीरे धीरे उस संकरी घाटी में भरने लगता है। पानी का स्तर बढ़ने लगता है, पहले पैरों तक, फिर कमर तक और धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। वो सोचता है कि पानी में चीजें हल्की लगती हैं, शायद अब वो उस पत्थर को हिला सके। वो पूरी ताकत लगाकर पानी के अंदर पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड के लिए पत्थर हल्का सा हिलता हुआ लगता है। उसके चेहरे पर उम्मीद आ जाती है। वो और जोर लगाता है और उसे लगता है कि वो सफल हो गया है। उसे महसूस होता है कि उसका हाथ बाहर निकल आया है। वो तुरंत वहाँ से निकलता है, भागते हुए अपनी गाड़ी तक पहुँचता है। गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अचानक उसको एहसास होता है कि ये सब एक सपना है। वो अभी भी वहीं फंसा हुआ है। उसका हाथ अब भी पत्थर के नीचे है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसका दिमाग भी उसका साथ छोड़ने लगा है। अब उसे यहाँ फंसे हुए 4 दिन हो चुके हैं। एरन का शरीर कमजोर पड़ चुका है। आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखने लगे हैं और हर हरकत अब पहले से ज्यादा भारी लग रही है। अब वो चीजें देखने लगा है जो असल में है ही नहीं। कभी उसे लगता है कोई उसके पास खड़ा है, कभी उसे अपने दोस्तों की आवाज सुनाई देती है और कभी वो खुद से ही बातें करने लगता है, जैसे कोई सामने बैठा हो। वो अपने कैमरे को फिर से ऑन करता है। वो अपने परिवार के लिए मैसेज रिकॉर्ड करता है, धीरे धीरे बोलते हुए, मॉम, डैड, आई लव यू। और वो उस चट्टान पर अपना नाम लिखता है, अपनी बर्थ डेट लिखता है और उसके सामने एक तारीख और लिख देता है। वो तारीख जिस दिन उसे लगता है कि उसकी मौत हो जाएगी। और अब हालात सिर्फ मुश्किल नहीं रहे, खतरनाक हो चुके हैं। और अब वो अपने हाथ की हड्डी को तोड़ने का फैसला करता है। पहली कोशिश फेल, दूसरी कोशिश, फिर दर्द, फिर नाकामयाबी, लेकिन तीसरी बार एक हल्की सी आवाज आती है, क्रैक। उसकी हड्डी टूट जाती है। वो जोर से चिल्लाता है, लेकिन वो रुकता नहीं और चाकू उठाता है। लेकिन अब
उसे सिर्फ स्किन और टिश्यू काटने हैं। वो धीरे धीरे शुरू करता है और आखिरकार वो अपने हाथ को अपने शरीर से अलग कर देता है। अब उसकी हालत बहुत खराब है, खून बह रहा है, शरीर कमजोर हो चुका है, लेकिन वो आजाद हो चुका है। वो धीरे धीरे उस संकरी खाई से बाहर निकलता है। धूप अब सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही है। कई दिनों बाद उसे खुला आसमान दिखाई देता है। वो चलते चलते लड़खड़ाता है, कई बार गिरता है, फिर खुद को उठाता है। उसकी सांसें भारी हो चुकी हैं, गला फिर से सूख रहा है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा पानी का जमा हुआ हिस्सा दिखाई देता है। वो बिना सोचे वहाँ पहुँचता है और घुटनों के बल बैठकर पानी पीने लगता है। पानी साफ नहीं है, लेकिन इस हालत में उसे फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद वो फिर उठता है और चलना शुरू करता है। दूर उसे कुछ हलचल दिखाई देती है। वहाँ एक फैमिली होती है जो उस इलाके में घूमने आई होती है। एरन पूरी ताकत से आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज बहुत कमजोर है। फिर भी वो लोग उसे देख लेते हैं। जैसे ही वो पास आते हैं, उन्हें उसकी हालत का अंदाजा हो जाता है। खून से सना हुआ शरीर, कटा हुआ हाथ और बेहद कमजोर हालत। वे तुरंत उसकी मदद करते हैं, उसे पानी देते हैं और तुरंत रेस्क्यू टीम को कॉल करते हैं। कुछ ही देर में एक हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचता है और उसे वहाँ से उठाकर सीधे अस्पताल ले जाया जाता है। उस पल जब हेलीकॉप्टर हवा में उठता है और वो नीचे उस खाई को देखता है, तो उसे एहसास होता है कि वो सच में मौत के मुंह से वापस आया है। अस्पताल में जब उसे होश आता है, तो सब कुछ बदल चुका होता है। एक हाथ हमेशा के लिए जा चुका है। कुछ दिनों बाद जब वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, तो वो उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स को देखता है जो उसने उस खाई में फंसे हुए बनाई थी। हर एक वीडियो में उसका डर, उसका पछतावा और उसकी आखिरी उम्मीद साफ दिखती है। उसे याद आता है वो कॉल जो उसने अपनी माँ का नहीं उठाया, वो सफर जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया, और वो पल जब उसने सोचा था कि अब सब खत्म हो चुका है। कुछ सालों बाद एरन की जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगती है। वो एक लड़की से मिलता है, दोनों करीब आते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। उसके बाद उसके घर एक बच्चा जन्म लेता है, वही बच्चा जिसकी झलक उसने उस खाई में फंसे हुए देखी थी। जैसे उसकी जिंदगी ने उसे पहले ही एक वजह दिखा दी थी, जीने की वजह। अब एरन फिर से पहाड़ों पर जाता है, एडवेंचर करता है, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फर्क होता है। अब वो कभी बिना बताए कहीं नहीं जाता और हर सफर से पहले वो अपने लोगों को बताता है कि वो कहाँ जा रहा है। यह सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जिसमें आरोन राल्स्टन 127 घंटे तक एक पत्थर के नीचे फंसे रहे, और जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने खुद अपना हाथ काटकर अपनी जिंदगी वापस ले ली। उन्होंने दर्द सहा, अकेलापन सहा और हार नहीं मानी। आज वो लोगों को यही सिखाते हैं कि हालात कितने भी खराब क्यों न हो, अगर इंसान अंदर से हार नहीं मानता तो वो किसी भी अंधेरे से बाहर निकल सकता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।